स्फेरिकल मिरर्स के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूजुअल नोटेशंस होते हैं या ऑर्डिनोशन इसको कहा जाता है। इसको हम लोग जानेंगे। इसके प्रॉपर डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में लोकेट होता है, इसको यूजिंग साइन कन्वेंशन इसके द्वारा जानेंगे। और फिर किस तरह से रेज को ट्रेस किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यूजुअल डिनोशन, साइन कन्वेंशन, लॉज ऑफ रे ट्रेसिंग। तो बिना समय गवाए हुए जरा सा हम लोग एक बात देख लेते हैं कि ये जो प्रीवियस क्लास था जिसमें से हम लोग देखे थे कि एक गोले का हिस्सा होता है स्फेरिकल मिरर, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव मिरर्स हो। तो पीछे वाले लेक्चर में आप देखिए उसमें से सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, एकदम बॉटम से लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूजुअल डिनोशंस। यूजुअल डिनोशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये है आपका कनकेव मिरर। पहले से हम लोग को पता है कि ये कनकेव मिरर होता है ना। इसका जो है ऑब्लिक पोर्शन जो है वो सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, जबकि धसा हुआ पोर्शन जो होता है, धसा हुआ पोर्शन ये है रियल साइड, इसको रियल साइड कहते हैं। ये एक बात पिछली क्लास में भी बोला गया था कि रिफ्लेक्शन हेल्ड ऑन बोथ द साइड्स, चाहे वो सिल्वरिंग साइड हो या स्मूथ सरफेस के साइड में हो, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ साइड में होता है, जहां हम लोग जिसके रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस फॉर्म होते हैं। फिलहाल हम लोग यूजुअल डिनोशंस के तरफ चलते हैं। जैसे ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका बना हुआ है, जिस गोले का, इसका जो है ऑलमोस्ट हाफ जो 50% लेंथ पोल से होता है। पोल को कहा गया था रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से ही सारी दुनिया मापी जाती है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द पोल, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा रेफरेंस फ्रेम वगैरह सब कुछ बताया गया था। तो यूजुअल डिनोशंस की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ एक बार रिपीटेशन हुआ है और रिपीटेशन ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर सोन फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जितनी भी दूरियां होती हैं उसको हम लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं कहाँ से, तो पोल से दिखाया जाता है। ऑल द डिस्टेंसेस आर सोन फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब बारी आता है, जैसे देखिए पीसी। अब पीसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे हैं, इसका स्पेसिफिक नोटेशन होता है आर, डोंट फॉरगेट इट। पी एफ फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहा जाता है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। पी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, पी वो देख रहे हैं हर जगह। एक बात गौर करना है, पी को पहले रखा गया है, पी को पहले रखा गया है, पी को पहले रखा गया है ना। तो यहाँ पी वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स नॉन एज यू, डिनोशन इसका यू होता है। पी आई, फिर यहाँ पी आई या इमेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा वी। अगर आप पी को हमेशा आगे करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करते समय आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि साइन कन्वेंशन के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब एक जरा सा एडवांस मूवमेंट करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि इसका जो है ये इधर इंसिडेंट रे पड़ने वाला है, और इंसिडेंट जिधर रे पड़ेगा वो होता है रियल स्पेस, इसका पिछला हिस्सा होगा वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल स्पेस। जबकि हम लोग इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा रियल स्पेस कन्वेक्स के लिए, और ये हो जाएगा वर्चुअल स्पेस। ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिलहाल ऑब्जेक्ट और जो इमेज डिस्टेंस है, ये वेरिएबल पोजीशंस है कनकेव मिरर में। क्योंकि 10 क्लास का थोड़ा भी आइडिया होगा तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो दोनों तरह के इमेजेस को फॉर्म करता है। अब बारी आती है इसमें से, देखिए इसका मतलब हुआ कि रियल स्पेस में सब पढ़ने वाला है कनकेव मिरर में। आप देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या अलाउ करता है, उसके अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव दिया जाएगा। अब आता है, बहुत सिंपल रखना है, चीज़ों को सिंपल रखना है।
कन्वेक्स मिरर का देख रहे हैं कि वर्चुअल स्पेस में, क्योंकि बोला गया था कि मिरर को जब भी हम लोग किसी कहीं स्पेस में प्लेस करते हैं तो ये पूरे स्पेस को दो हिस्सों में बांट देता है, एक रियल और एक वर्चुअल स्पेस। तो यहाँ अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो सारा का सारा जो एफ सी है ना, यानी पी एफ पी सी, जो कम से कम आर और एफ पर यहाँ ध्यान देना है। हालांकि अभी जो आई और ओ और आई ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन दर्शाया जा रहा है वो रियल स्पेस में दर्शाया जा रहा है, जबकि ये वर्चुअल स्पेस में विशेष परिस्थिति में हो सकता है, जबकि इसमें रियल स्पेस है। और एक बात ध्यान रहे कि इसका पी एफ सी इधर हम लोग वो रखेंगे, है ना, वो रखेंगे, इसका बेचारे का वो जो होता है हमेशा रियल स्पेस में होगा और बाकी सब जो है वो वर्चुअल स्पेस में होता है। अब बारी है कि साइन कन्वेंशन क्या अलाउ करता है, इसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले फिलहाल तो यूजुअल डिनोशंस जो हैं, तो यूजुअल डिनोशंस के बारे में ध्यान रखना है। आने अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, है ना, जो आप जान रहे थे उसके हिसाब से ये काम किया गया है। अब आता है अरे भाई सबको जानकारी होगी, इसकी नई बात नहीं है, थोड़ा सा रिपीटेशन जरूरी है, क्योंकि रिपीटेशन होगा प्रॉपर वे से तो कुछ जो है लैक हुआ है वो हम पिछले टर्म से रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स में उसकी भरपाई कर चुके हैं। ज़रा सा उसको देखने की ज़रूरत है लगन से, है ना। हाँ चलिए अब आते हैं मॉडर्न साइन कन्वेंशन और मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन ओल्ड साइन कन्वेंशन है, फिर जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाया गया, कहीं न कहीं एरर्स आते गए, तो उतना लंबा हिस्ट्री जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो अभी हम लोग जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो साइन कन्वेंशन को कहा जाता है, सही नाम है इसका मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं, है ना। अब एक बात समझिए कि चिन्ह परिपाटी लाने के पीछे एक विशेष प्रयोजन होगा, एक विशेष इसमें से उद्देश्य है और उसी के अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एक बात और, ये कौन बनेगा करोड़पति का खेल नहीं है कि जब मन बुझाए तो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लेना है। हाँ भाई, एक ही लाइफ लाइन होता है इसका, एक बार इस्तेमाल कीजिए, दोबारा आपको नहीं करना है। अगर एक बार आप न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में वन टाइम इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है उस पर आपका ज़बरदस्त पकड़ होता चला जाएगा। हम लोग भी देखेंगे, देखते हैं किस तरह से वन टाइम इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सीधे साइन कन्वेंशन में आते हैं। टू डिराइव रेलिवेंट महत्वपूर्ण होता है इसका हिंदी, है ना, उपयोगी भी लिख सकते हैं, इतना टाइट हिंदी लिखने से अच्छा है उपयोगी, है ना, ये रहा उपयोगी। To derive relevant formula and to locate the positions of object and images with respect to the spherical mirrors, we must first adopt a sign convention for measuring distances। एक बात समझ जाइए कि एक तो हम लोगों को एकदम उपयोगी फॉर्मूला डेराइव करना है, एक साइन कन्वेंशन जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, सेम साइन कन्वेंशन विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ थीन स्फेरिकल सरफेसेस एज वेल एज लेंसेस के केस में भी यही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डोंट गो फार अवे, एकदम एक बार सीखिए और सीधा अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ क्यों ये उपयोगी फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रहे, टू लॉकेट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू द स्फेरिकल मिरर, जो ये एक सर्टेन, है ना, एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेजेस, क्योंकि हम पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बोल चुके हैं कि अगर हम लोग मिरर्स या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तहत किसी इमेजेस को फॉर्म होते हुए देख रहे हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि आप जैसे मन बुझाए वैसे वहाँ आँख घुमा करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। आई होप इस बात को आप समझे होंगे कि जब तक आप आँख से देख रहे हैं यू आर इंडिपेंडेंट, आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं, बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसको, यानी अगर थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इमेजेस को आप देख रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में देखना पड़ेगा और इस प्रॉपर डायरेक्शन पर मैथमेटिकली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेजेस को दिखाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा साइन कन्वेंशन का, यानी इसके डिस्टेंसेस को दर्शाने के लिए।
अब इसमें से साइन कन्वेंशन में से दो का प्रयोग यहां दर्शाया जा रहा है, एक है कन्वेक्स कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। भाई देखिए इसमें से नाम क्या था, नाम क्या था जरा सा देखते हैं, वापस आते हैं। नाम था मॉडर्न साइन कन्वेंशन, आधुनिक चिन्ह परिपाटी इन हिंदी। साथ में ये भी कहा गया मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसमें कार्टेशियन का भी अर्थात एक्स वाई जेड का भी, एक्स वाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर यहाँ वाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको हाइट्स के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ जो था, इसीलिए मॉडर्न कार्टेशियन, मॉडर्न और इसमें से एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए नाम पड़ा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। आते हैं, देखिए सबसे पहले जो बातें बताई गई कि भाई उपयोगी रिलेशन हम लोग को पुट करना है, उसके अलावा भी जो एब है, भी है, आर है, या ये जो रिलेशंस आने वाले हैं, इन तमाम रिलेशन आगे जो मैग्निफिकेशन का जिसको हम लोग आवर्धन करते हैं, भाई आवर्धन का मतलब सीधा समझिएगा वस्तु कितना बड़ा रखे उसके रेस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या हो रहा है। बस इसी के कंपैरेटिव स्टडी को मैग्निफिकेशन, हिंदी इसका बड़ा दिलचस्प है, आवर्धन, या आप सीधे इसको बड़ा छोटा ऐसे करके समझ सकते हैं, कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग को समझना पड़ेगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किस तरह से मैग्निफिकेशन करता है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। प्लेन मिरर में हम लोग देख चुके हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज, तो वहाँ जो है मैग्निफिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं हो रहा था, घबराइए नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स स्फेरिकल मिरर के आएंगे जहाँ आपको मैग्निफिकेशन यूनिटी मिलेगा, खास करके कनकेव मिरर। हाँ, कनकेव मिरर के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रांतिक बिंदु हैं, जहाँ सोचते हुए भी हम लोग देखेंगे कि वो प्लेन मिरर की तरह कुछ बिहेवियर भी दर्शाता है। ये आगे की बात है, जरा सा हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सारी बात यहाँ एक साथ रखना है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जितना भी है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, आपको इमेजेस का डिस्टेंसेस जो होता है वो पोल से मेजर करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी नेगेटिव। दिस इज द सिग्निफिकेंट सेंटेंस, नो डाउट। इस जो वाक्य में बोला गया है, सेट ऑफ वर्ड्स में जो बोला गया है, वो क्या बोला गया है, कहा जा रहा है कि भाई जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मेजर की जाएगी उसको हम लोग को पॉजिटिव लेना है, और ठीक इसके विपरीत दिशा वाले दूरियों को नेगेटिव लेना है। अब जरा सा पीछे मुड़ते हैं, जरा सा देखते हैं, ये रहा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये C है और F है ना, तो हम लोग इसको तो PF लिखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे P से F, ये हो गया फोकल लेंथ, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट रे बार बार याद रहे आपको चलना है कहां से, पोल से। हम लोगों को हर एक क्वांटिटी, हर एक डिस्टेंस के लिए स्टार्ट करना है कहां से, पोल से, पोल से, पोल से, बस यही समझना है। तो यहां से PF जा रहे हैं, रे जा रहा है बायां से दाएं, हम लोग जा रहे हैं उल्टा दिशा में, -F हो जाएगा। तो यहां देखते हैं PC का भी वही तो हालात होगा। ऐसा थोड़े होता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ये सब मुश्किल है ना। तो ये कॉमन बात है, एक पकड़िएगा दूसरा अपने पकड़ में आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस नहीं होगा। अब आता है दूसरे नंबर में, कन्वेक्स में देखते हैं इंसिडेंट रे। अब मान लिया जाए कि ये है C पॉइंट, ये है F। अभी आप इस पर दोनों पर कन्फर्म रहिए, उसके बाद में कंसंट्रेट रहिए, इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे सब में अपने आ जाएगा। पर इस साइन कन्वेंशन को एक्वायर करना है, हाँ, कब्जे में लाना है। और यहाँ जो है आई रे है ना, आई रे ऐसे जा रहा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये रहा PF। अब P से चले, P से देखिए रे के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब हुआ F प्लस में होगा। अब भाई एक अगर प्लस में हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी प्लस में होने वाला है, एंड PC बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। ये रहा,
ये रहा प्लस आर। इसका मतलब हुआ कि अभी के एक जानकारी के हिसाब से कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण की दिशा में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे तो चलना तो आपको पोल से ही है, चलना तो बार बार आपको घर से ही है, वैसे ही पोल से ही ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बस खाली नज़र रखना है कि भाई हम लोग इंसिडेंट रे आने वाली प्रकाश की किरण से कैसे चल रहे हैं। जैसे इसमें था तो P से F, देखिए P से F, उधर से रे आ रहा है, इधर से हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस एफ हो गया। P से C, ये देखिए माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए P से F, उधर रे जा रहा है, P से F प्लस हो गया, P से C ये प्लस R हो गया। भाई दिशा निर्धारण तो बहुत आवश्यक है, तो इसमें से फिजिक्स में तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, तो ये ध्यान देना है आपको। अब आता है नेक्स्ट इसका रूल नंबर अगला, ट्रीटिंग पोल P एज ऑरिजिन इफ y dash is drawn, then height measured along y axis is taken as positive while heights measured along y dash axis are taken as negative। देखिए ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए कि यहाँ जो अभी ऑब्जेक्ट हम लोग दिखाएंगे, यहाँ जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो एक तो समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे है, अब यहाँ देखना है हाइट। तो हाइट अगर मान लिया जाए ऐसे है, अगर हाइट को हम लोग ऐसे ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये है इमेज का हाइट, ये देखिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि जैसे मान लिया जाए ये CD है, या P को तो नहीं लिख सकते हैं, P खर्च कर दिए हैं, तो CD हो गया और ये हो गया C डैश D डैश, है ना, या इसको EF कर देते हैं, सबसे बढ़िया धंधा जो है ना, इसको ऐसे शॉर्ट AB कह देते हैं, और तो A डैश B डैश हो गया। ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो AB जो है वो y डैश y के तरफ है, तो प्लस H1 हो जाएगा पक्का। एंड यहाँ देखिए तो H2 जो है, कहने का मतलब हुआ कि A डैश B डैश इज इक्वल टू माइनस H2, बस ऐसे ही पकड़ना है। इंसिडेंट रे के अलोंग में जाएंगे तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव। अगर मान लिया जाए हाइट्स की बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप जा रहे हैं y की तरफ तो पॉजिटिव, y डैश की तरफ तो नेगेटिव। बहुत सिंपल है, कम्प्लेक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ भी देखते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम दिए AB, और इमेज जैसे हो गया, मान लीजिए ऐसे ही बनेगा, इमेजेस ज़्यादा जो बनते हैं कन्वेक्स में वो ऐसे ही बनेगा, A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब इस केस में देखिए क्या होगा, कन्वेक्स में से AB बराबर, देखिए y की तरफ है, इसको अगर हम लोग H1 मानते हैं और इसको अगर H2 मानते हैं, तो AB बराबर प्लस H1 होगा। देखिए क्योंकि y की तरफ है और ये भी y के तरफ है, एक भी y डैश के तरफ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि एंड इमेज का भी जो A डैश B डैश है वो भी प्लस हो रहा है, A डैश B डैश यानी प्लस H2। ये तो है, यही खेल होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे पहले वाले में हम लोग बोले, देखिए ये है ना, पहला वाला, जरा सा फिर वापस चलते हैं, और वापस में से है ऑल द डिस्टेंसेस आर शॉन फ्रॉम द पोल, यहाँ से मॉडर्न साइन कन्वेंशन और मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दोनों हम लोग कर लिए। वो मॉडर्न में क्या बोला गया, इंसिडेंट रे के अलोंग जाओ तो पॉजिटिव लेना, विपरीत दिशा में जाओ तो नेगेटिव लेना, ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। तो अब बारी आता है नंबर नेक्स्ट, है ना, ये उपयोगी है, क्यों बताया गया, इसका भी कारण बताया गया। डिस्टेंसेस जो हम लोग लिए along the mirrors, ये along the incident ray, ये आपका पॉजिटिव हुआ, और बाकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं। अब बारी आता है आगे,
रूल्स टू ट्रेस रे डायग्राम्स। हाँ भाई, ये तो बहुत जरूरी है। अब आपको हम सीधी बात बोलते हैं, समझिए। चाहे आप जितना भी रे डायग्राम बना लें, दो ही तरह के इंसिडेंट रेज का इस्तेमाल होता है। इधर उधर देखने के लिए वो सारा जो इधर उधर आप कहीं अगर मान लिया जाए कि बुक्स वगैरह में देख रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़न के लिए वो तमाम बात को भी समेटा गया है। बट एक बात ध्यान देना है कि भाई कोई विशेष यहाँ जो है एकदम ध्यान ही नहीं देना है। दो तरह के रेज को पकड़ना है इंसिडेंट रे। पहला इनवेरिएबल और कांस्टेंट रे। समझ जाइए कि देखिए, कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो इसका सेंटर होगा, बताया हुआ था पीछे, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन जो परिधि को यानी पेरीफेरी से कनेक्ट करता हो तो पेरीफेरी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वहीं से तो नॉर्मल हम लोग को खींचना है, क्योंकि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि जब ऑबे करेगा नियम को हम लोग जानते हैं कि ये ऑबे करने वाला है और इमेज को ट्रेस हम लोग करेंगे, इमेज को फॉर्म करके दिखाएंगे। तो पहले से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा समझिए कि सी से जो रेज जाएगा वो कांस्टेंट रेज होता है, वो रास्ता नहीं बदलेगा। जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से लौटेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सी से पड़ने वाली प्रकाश की किरणें 90 डिग्री पर, ग्लेंसिंग एंगल 90 डिग्री है। और वैसे भी अगर यहाँ देखें हम लोग तो ग्लेंसिंग एंगल तो क्योंकि आई बराबर आर तो 0 0 दोनों हो जाएगा, है ना। तो बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ जो है वो फेल कर जाता है। थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन है। फेल अगर होता तो आगे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में कहीं भी बोला जाएगा कि फेल है तो शिफ्ट वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। आपको नॉर्मल रे फिर खींचना पड़ेगा, वहाँ भी सहारा लेना पड़ेगा आपको, कोई विकल्प नहीं है। यहाँ भी आपको रेज को क्या करना है, सी से ले जाना है। तो यहाँ आप देखिए जितना डिग्री पर पड़ेगा उतना ही डिग्री से वापस आने वाला है ना। चलिए मान लिया जाए कि आई आर में आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ आई आर बनेगा नहीं, क्योंकि यहीं से नॉर्मल हम लोग खींचना चाहते थे। अब ये तो नॉर्मल पर ही आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहला बात हो गया कि कांस्टेंट रे जहां जहां से भी सी से रे को ले जा रहे हैं या रिफ्लेक्ट होकर सीधा लौट रहा है, इसका मतलब सीधा हो गया कि रेज आर मूविंग टुवर्ड्स द सी। तो ये बात यहां आपको समझनी पड़ेगी। आगे आता है रूल्स टू ट्रेस। अब हम लोग सीधा चलते हैं रूल टू ट्रेस, यानी किरण आरेख खींचने की कुछ नियमावली है और उस नियमावली की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर एक बात समझिएगा कि भाई यहाँ जो होता है, ये देखिए रूल्स टू ट्रेस रे डायग्राम्स और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के तहत जब हम लोग यहाँ डायग्राम्स की बात करेंगे तो कुछ निश्चित प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो भी इंसिडेंट रे, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे, एकदम खुल्लम खुल्ला। जब भी रे डायग्राम ट्रेस करना होगा तो आपको इंसिडेंट रे का सहारा लेना होगा, रिफ्लेक्टेड रे पर ध्यान ही नहीं देना है। जब आप रे डायग्राम बना रहे हो बस सीधा देखना है कि रे आ रही है किधर से। तो चलिए सीधा वो हो गया। टू ट्रेस द रे डायग्राम यूजुअली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट रेज आर यूज्ड। कौन कौन भाई? इनवेरिएबल और कांस्टेंट रेज। ये इनवेरिएबल और कांस्टेंट रेज क्या? इनवेरिएबल मतलब नहीं बदलने वाला, एक जैसा रहने वाला, वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये है दीज आर दोज इंसिडेंट रेज दैट डू नॉट चेंज देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। परावर्तन के पश्चात ये अपनी रास्ता को नहीं बदलता है। जिस रास्ते से आएगा, समझिए जिद्दी है ना, आपको भी वैसे ही होना चाहिए। हमको ये करना है ना, पढ़ने लिखने में भाई है ना, कि ये करना है तो हम करेंगे ही, इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े। तो उसी तरह से ये भी जिद्दी है भाई, जिधर गया उसी रास्ते पर ये लौट जाती है। एक बात और है कि दीज रेज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल स्ट्रेट, ये इधर उधर से जाने वाला नहीं है, सीधा सी के तरफ से जाएगा। और अगर कोई रे सी से जा रहा है
तो तुरंत समझ जाना है कि भाई ये तो वापस लौट करके आएगा, एकदम उसी रास्ते पर लौटना तय होता है। वेरिएबल इंसिडेंट रेज ये क्या है? दीज आर दोज इंसिडेंट रेज। देख रहे हैं यहां भी बात जब कर रहे थे हम लोग तो बात क्या की कि भाई ये इंसिडेंट रे है ना, यहां भी इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे है। बोले कि रे डायग्राम खींचते समय फोकस्ड करना है। इंसिडेंट रे वही हम लोगों को बताएगा कि रिफ्लेक्शन के पश्चात आखिर घटनाएं होने वाली क्या है। अब आता है इसमें से वेरिएबल इंसिडेंट रेज, दीज आर दोज इंसिडेंट रेज, ये ऐसे आपतित किरणें होती हैं दैट चेंज देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओविंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड maintaining the glancing angles from the reflecting surface of spherical mirrors। ये ऐसे आपतित यानी ऐसे इंसिडेंट रेज होते हैं जो अपने रास्ते को बदलती है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, नियम के तहत। कहीं आपको स्पष्ट रूप से आएगा नजर कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, या नहीं तो जिंदाबाद क्या ग्लैंसिंग एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ओवरऑल चलिए ये दोनों की बात हम लोग करेंगे ही। मतलब दो तरह के रेज का इस्तेमाल होता है, एक कांस्टेंट रेज और एक वेरिएबल रे। कांस्टेंट रे क्या होगा? सी से गुजरेगा, पक्का बात है। वेरिएबल रे क्या होता है? ये जिस रास्ते से जाती उस रास्ते से लौटने वाली नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन के दौरान ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगी। साथ में आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ग्लेंसिंग एंगल को वो भी ये ऑबे करती है, इसीलिए वो गलत रास्ते में नहीं जा सकती है, एकदम पक्का बात है, क्योंकि नियम के तहत आना है। उसको लौटना जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या ग्लेंसिंग एंगल को मेंटेन करते हुए लौटती है। जैसे यहां देखिए आप, अब यहां ओवरऑल खैर कुछ भी हो, लेकिन यहां जो है फोर टाइप्स ऑफ रेज आर यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें से कांस्टेंट रे भी आएगा और इसमें से वेरिएबल रे भी आता है। तो दोनों प्रकाश की किरणों के संयोग से या मदद से हम लोग रे ट्रेस कर सकते हैं, अर्थात इमेज फॉर्मेशन को दर्शाया जा सकता है। क्या है कि इसमें से हम लोगों को देखना है सबसे पहला बात, अ रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अभी बात हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये किसके बारे में बोल रहा है? एकदम साफ साफ बोल रहा है कांस्टेंट रे। बात तो समझ गए होंगे क्या बोल रहा है? एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए मिरर को ठोकती है, स्ट्राइक करती है, और नॉर्मली यानी स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली जब सी से जाएगा भाई तो पक्का बात है कितना डिग्री पर हिट करेगा? 90 डिग्री पर, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और फिर वो उसी रास्ते पर लौटेगी, है ना, पक्का हो गया। अब ये रहा, इसको कांस्टेंट रे कहते हैं। यहां आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आई बराबर आर, मुकाम देने वाला नहीं है। यहां आपको झक मार करके या हार के आपको एक ही बात बोलना पड़ेगा कि रे इज मेंटेनिंग द ग्लेंसिंग एंगल, है ना। तो कोई चारा नहीं है, ऐसे वैसे बोल के निकल भी नहीं सकते ना। अब आता है कन्वेक्स में। देखिए ये तो कनकेव मिरर का नजारा था, यहां देखिए ऐसे, ये देखिए सी की तरफ जा रहा था और ये वापस देखिए लौटा उसी रास्ते पर, मतलब वापस आ रहा है, गया और आया, मतलब सीधी सी बात समझिए कि सी की तरफ जा रहा था वो वापस लौट गया। यहां भी वही नजारा हो रहा है, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट रे है। यहां भी दोनों को क्या हम लोग बोलेंगे? कांस्टेंट रे बोलेंगे। ये भी दोनों क्या है जी? तो कांस्टेंट रे है। कांस्टेंट रे का मतलब हुआ रिफ्लेक्शन के पश्चात ये अपने ट्रैक को, रास्ते को नहीं बदलेगी, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आएगी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, a ray parallel to the principal axis after reflection either actually passes through the principal focus f or appear to diverge from it। yes, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष, हाँ भाई, प्रधान अक्ष के बारे में बोला गया था कि दिस इज द रेफरेंस लेवल ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
ये नहीं होता तो पीछे जो ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग दिखा रहे थे ना, ए बी, ए डैश, बी डैश, वो नहीं दिखा सकते थे। इसीलिए पिछला वीडियो देखना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बात एडवांस लेवल की भरी हुई है, जिसमें पोल को कहा गया रेफरेंस पॉइंट और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको बोला गया था रेफरेंस लेवल। यहाँ तक बताया हुआ है उसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अब बहुत लोग बैठ के सोच रहे होंगे, अच्छा तो इनफाइनाइट तक पहुँचाने से क्या फ़ायदा होगा? भाई आगे न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ जो है ना सन भी उसमें दिखता है और मून भी दिखता है। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस नहीं निकालेंगे तो डायमीटर पूछ देगा, तब मुश्किल खड़ा हो जाएगा। नहीं कहीं कहीं बैठ करके ये सोच रहे होंगे कि अच्छा इन्फिनिटी से बढ़ाने से क्या फ़ायदा, तो आप इतने दूरी को ऑप्टिक्स के दृष्टिकोण से क्या बोलेंगे? तो एक ही बात बोलना पड़ेगा भाई कि भाई द सन इज एट द इन्फिनिटी, द मून इज एट द इन्फिनिटी। स्टार के बारे में बात करेगा, सेलेस्टियल बॉडी से कनेक्ट करके देगा, तो वहाँ उस वक्त आपको प्रिंसिपल एक्सिस का वो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट जबरदस्त काम करने वाला है। हाँ ठीक, अब आता है तो यहाँ आप ये समझिए कि एक प्रकाश की किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही हो, है ना, a ray parallel to the principal axis after reflection either actually passes through the principal focus or appear to diverge from it। जैसे देखिए ये है आई रे, पक्का हो गया। ये तो खैर कांस्टेंट रे है, चूंकि सी से जा रहा है तो इसको हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। ये हो गया कांस्टेंट रेज, कांस्टेंट इंसिडेंट रे, ये चुपचाप लगा देना है। इधर से आया तो आप यहां इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो देखिए इसमें से नॉर्मल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे खींच सकते हैं आप। यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं, ये रहा ठीक। और अब यहाँ आप आई दिखा सकते हैं और ये जो है आर दिखा सकते हैं, दिस इज नॉर्मल। लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या कह रहा है कि अगर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख प्रिंसिपल फोकस यहाँ एफ से गुजर रही है, या नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होकर के बाहर आ रही है। जैसे ये बात कहा गया किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। अब जरा सा इसका भी हम लोग क्रियाकलाप कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आप इसको नॉर्मल हम खींच दिए, हो गया भाई। अब यहाँ ये बात समझना है, ये आपका नॉर्मल हो गया। इधर से आप आई दिखा दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर हो गया। यहाँ जो है, हाँ यहाँ ऑब्जर्वर जो है अपने नयन से देख रहा है, तो इसको लग रहा है कि भाई ये जो रे है ये कहाँ से डाइवर्ज होके आ रहा है? फोकस पॉइंट से। ये रहा आपका सी। फिर भी यहाँ ग्लेंसिंग एंगल का अपना दबदबा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा तो आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। नहीं बहुत लोग सुने भाई किताब में है आई और आर, अरे भाई वो 10 क्लास का जो है ना आपको उंगली पकड़ा रहा है, उंगली पकड़ा करके ऊपर ले जाएगा। क्वालिटी प्रॉब्लम अगर आप बनाने जाएंगे, हम प्लेन मिरर में भी 1-2 क्वालिटी प्रॉब्लम बनवाए थे तो वहाँ देखे थे कि भाई उस जगह पर जो है ग्लेंसिंग एंगल केवल जो 60 डिग्री वाला था, है ना, वो ग्लेंसिंग एंगल के बगैर बनेगा नहीं। तो यहाँ जो है सीधा समझना है कि एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, या नहीं तो ऐसा लगता है कि वो डाइवर्ज कर रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है, जो कि दर्शाया गया है। अब आते हैं, ये दूसरी टाइप का रे है, समझ में बात आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे टाइप का, a ray passing through the principal focus or a ray which appears to converge at focus is reflected parallel to, बस जस्ट उसका उल्टा है, इधर से रे आया है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है कि भाई अगर एक रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और रे विच अपेयर्स टू कन्वर्ज एट द एफ इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इसका तो चर्चा ही छोड़ देते हैं, है ना। ये जो है ये सी है, ठीक।
अगर आपको इरादा कर रहा है कि भाई नहीं हमको किताब से बाहर नहीं निकलने आ रहे, मतलब पुराना जो है तकियान उसी बात में से भरोसा रखना है, तो आप आराम से यहाँ जो है अपना एन दे करके, हाँ यहाँ आपने एन दे दीजिए नॉर्मल, ये हो गया आई, इधर से हो गया आर हो गया। तो ये देखिए ऐप से जा रहा है, तो ऐप से प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो आप इसको पैरेलली जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल, माने पैरेलल रेज आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के तरफ से होकर गुजरेगा, फोकस के तरफ इंसिडेंट रे जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। बस इतने सा फंडा है और इसमें से कुछ नहीं है। दूसरा नंबर है कि a ray passing through the principal focus or a ray which appears to converge at f is reflected parallel to the principal axis। जैसे देखिए अभी यहां हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का, जो दूसरे सेंटेंस का दूसरा पार्ट है ये है रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, और वो भी किसका, कन्वेक्स लेंस के नेचर के बारे में। देखिए ऐसे आया, ठीक। अब ये लग रहा है कि फोकस पॉइंट पर से गुजर रहा है। अगर मान लिया जाए कि आपको नहीं भाई हमको चाहिए ही चाहिए, जिद पकड़े हुए, लीजिए भाई ये रहा नॉर्मल खुश, ये रहा सी, ये हो गया एन, ये हो गया यहाँ से आई, ठीक, और ये हो गया आर, ये रहा आर, ठीक। तो ऐसे ये फोकस पॉइंट से लगता है कि कन्वर्ज हो रहा है। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो जैसे फोकस पॉइंट की तरफ इशारा करे, समझ जाना है कि रिफ्लेक्शन के बाद भाई आपको पैरेलल जाना है, तो ये पैरेलल की तरफ जाएगा, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये था चौथे तरह का प्रकाश की किरण। अब आता है तीसरे, अब आता है चौथे नंबर। हाँ भाई, इसको देखकर अचंभित होने की जरूरत नहीं है, यहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा मेरे विचार से, क्योंकि पोल से पर स्ट्राइक करने वाला जो रे होता है, रे स्ट्राइकिंग द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली बैक इन द अपोजिट साइड फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मेंटेनिंग द ग्लेंसिंग एंगल। अगर कोई प्रकाश की किरण सीधा पोल पर आकर के पड़ रहा, जैसे कि दिखाया गया यहाँ देखिए एपीबी, अब इधर से इंसिडेंट रे आया, अब पक्का बात है ये वेरिएबल होगा, है ना। और भाई साहब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ आप मजबूर हैं, नहीं नॉर्मल खींच सकते, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही यहाँ क्या करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। ऐसे क्या तुरंत इस तरह से, तो यहाँ आप आई दर्शा सकते हैं, यहाँ आर दर्शा सकते हैं, ओवरऑल कहीं आपको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ग्लेंसिंग एंगल पर भरोसा यहाँ आपको जताना पड़ेगा। हम ये बात आपको बार बार दिखा रहे हैं कि आप कई जगह पर मजबूर हो रहे हैं, जहां आई आर आप नहीं दिखा सकते, वहां आपका सहारा एकमात्र है ना, और वो है ग्लेंसिंग एंगल। वो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, कहने की जरूरत नहीं है। अपना जो है एक बार अपनी नजर डालिए तो यहाँ देखिए आपकी मजबूरी साफ साफ झलक रही है। दूसरा नंबर है देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या बोला गया, रे स्ट्राइकिंग द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली बैक इन द अपोजिट साइड फॉलोइंग द लॉज, यानी ये सीधा बैक कर जाता है, और बैक कर जाएगा तो किधर, तो सेम साइड में रिफ्लेक्शन, लेकिन मेंटेन दो चीज काम साथ में करता है, ये ग्लेंसिंग एंगल को भी मेंटेन करेगा, एंड आई बराबर आर जो है वो वायलेट नहीं करता है। एक बात का ध्यान रखना है। अब यहां जो है जैसे कि देखिए ये आया, ये स्ट्राइक करके पीछे उड़ गया, रियल साइड में चला गया। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल कहां खींचे, है ना। अब ऐसे तो आपका बुद्धि गोल हो गया, तो यहां जो है ना देखिए ये सी है और ये एफ है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल। तो एक यहां से आप दर्शा सकते हैं, इसको पीछे खींच करके, इसको आई हो गया, ये वाला एंगल आर हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, जिसको हम लोग ग्लेंसिंग एंगल कहते रहे हैं, है ना। शुरू से इसको बोला गया है ग्लेंसिंग एंगल, ये रहा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है पूरे नियम में, जहां जहां रे स्ट्राइकिंग द पोल इज रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली बैक इन द अपोजिट साइड फॉलोइंग द
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मेंटेनिंग द ग्लेंसिंग एंगल। तो यहाँ फिर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो यहाँ पता चलेगा कि भाई जब आप पोल पर किसी रेज को ले जा रहे हैं, स्ट्राइक बैक हो रहा है, देन डोंट पुल द नॉर्मल देयर, क्योंकि वहां प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करता है। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए लाभदायी है, ये बात आपको शुरू से बताया जा रहा है। पहला बात ये रेफरेंस लेवल का काम किया, दूसरा बात है कि इन्फानाइट तक आने, जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है उसके इमेज को ट्रेस करने की बात कर रहे हैं, देन यू मे एक्सटेंड दैट प्रिंसिपल एक्सिस अप टू द इन्फिनिटी, वहां भी वो काम कर लेगा। तो कई जगह ये काम करता है ना, पोल एंड रिफरेंस, यानी पोल इज द रेफरेंस पॉइंट, सारांश ये है, वहीं से सारा रेज जो है हम लोग के सारी दूरियां मापते हैं। एंड प्रिंसिपल एक्सिस प्लेज वाइटल रोल इन केस ऑफ इमेज ट्रेसिंग और रेज ट्रेसिंग। रेज को ट्रेस जब करते हैं तो हम लोग उनको सबसे ज़्यादा साथ देने वाला कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन दोनों को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यही चार नियम जो हैं हम लोगों को साथ देने वाला है। ये रहा, है ना। तो अगर यदि आप कॉन्स्टेंट रेज और वेरिएबल रेज के साथ खेलना चाहते हैं तो और भी कई रे हम लोग खींचेंगे, है ना, क्योंकि इमेज दिखाना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये रूल नंबर 1 रहा। फिर आप पॉज करके पीछे आप देख लेंगे, ये रूल नंबर 2 रहा, ये रूल नंबर 3 रहा और ये रहा रूल नंबर 4। ये चारों नियम से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, या कनकेव मिरर की पहले का है कि इसकी जरूरत ही होने वाली है, दोनों तरह के इमेजेस देता है। नंबर 1 रियल इमेज देगा और नंबर 2 वर्चुअल इमेज देगा। यूजुअली जो कन्वेक्स लेंस अगर छेड़छाड़ अगर परिस्थिति न बदले तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है। तो ये सारा बात जो है हम लोग आगे करने वाले हैं। तो सबको शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले लेक्चर में।